नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। हम देखेंगे कि इस वंश की शुरुआत कैसे हुई, इनकी जड़ें कहां से जुड़ी हैं और कहानी को ले चलेंगे उस महान शासक तक जिन्होंने जोधपुर शहर की नींव रखी, यानी राव जोधा तक। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले राठौड़ वंश का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर देखेंगे कि मारवाड़ में इनकी स्थापना कैसे हुई राव सिंहा के जरिए। इसके बाद कुछ शुरुआती शासकों की बात करेंगे। फिर आएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ जब मंडोर राजधानी बनी। और आखिर में हम विस्तार से समझेंगे राव जोधा के बारे में जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राठौड़ वंश आखिर है क्या, इनका परिचय क्या है। देखिए, जब हम राठौड़ वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं ना, तो इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। मतलब दो मेन थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गेहड़वाल वंश से आए थे, और वहीं कुछ का मानना है कि इनका संबंध दक्षिण भारत के महान राष्ट्रकूट वंश से था। तो ये दो मुख्य मान्यताएं हैं जो हमें याद रखनी है। अच्छा, ये जो राठौड़ थे, इन्होंने राजस्थान में 3 बड़ी रियासतें बनाई। कौन कौन सी? पहली मारवाड़, जिसे हम आज जोधपुर के नाम से जानते हैं। दूसरी बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। लेकिन आज हमारी पूरी चर्चा का जो केंद्र रहेगा वो होगी मारवाड़ रियासत, क्योंकि यही इनकी सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर रियासत थी। अब मारवाड़ या जोधपुर के इतिहास की बात करें तो दो चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, यहां किस वंश का शासन था? राठौड़ वंश का। और दूसरा, ये उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब कहानी को मारवाड़ की धरती पर ले आते हैं। बात करते हैं उस शख्स की जिसने यहां राठौड़ वंश की नींव रखी, यानी राव सिंहा की। तो बात है सन 1240 ईस्वी की। राव सिंहा, जो कि कन्नौज के पास बदायूं से आए थे, वो मारवाड़ आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की मदद करने के लिए। उन्होंने यहाँ आकर बाड़मेर में एक जगह है खेड़, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया। बस यहीं से मारवाड़ में राठौड़ राज की शुरुआत हो जाती है। और आज भी पाली के बिठू गांव में इनकी छतरी बनी हुई है जो इस घटना की याद दिलाती है। तो राव सिंहा ने तो नींव डाल दी, लेकिन इस इमारत को मजबूत करने का काम किया उनके बाद आने वाले शासकों ने। तो चलिए अब कुछ और शुरुआती शासकों के बारे में जानते हैं। देखिए, हर राजवंश की एक कुल देवी होती हैं, है ना? मतलब एक देवी जिन्हें पूरा वंश पूजता है। तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। और इनकी मूर्ति मारवाड़ में कौन लेकर आया? ये थे धुहड़। वो इसे कर्नाटक से लाए थे और बाड़मेर के नागाणा गांव में स्थापित किया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब एक बहुत ही खास शासक हुए, राव मल्लीनाथ। इनकी खासियत ये थी कि एक राजा होने के साथ साथ एक लोक देवता भी बन गए। अपनी रानी रूपा दे से प्रभावित होकर ये संत बन गए थे। इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि आज भी बाड़मेर का इलाका इनके नाम पर मालानी कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ संत ही नहीं थे, एक जबरदस्त योद्धा भी थे। इन्होंने मालवा की 13 सैनिक टुकड़ियों को एक साथ हराया था। तो अभी तक तो राठौड़ अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और ये आता है राव चुंडा के समय, जब उन्हें एक नई और बहुत ही मजबूत राजधानी मिलती है, मंडोर। सबसे मजेदार बात यह है कि मंडोर का किला राठौड़ों ने लड़कर नहीं जीता, ये उन्हें दहेज में मिला था। हुआ ये कि इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी राव चुंडा से की और मंडोर उन्हें दहेज में दे दिया। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। इसी दौर में राव चुंडा की एक रानी थी चांद कंवर, जिन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई, जो आज भी मौजूद है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राजगद्दी को लेकर परिवार में ही झगड़ा हो गया। राव चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा ना बनाकर छोटे बेटे कान्हा को बना दिया। अब रणमल अपना हक ऐसे तो नहीं छोड़ते। उन्होंने मेवाड़ से मदद ली और फिर जाके वो मारवाड़ के शासक बन पाए। चलिए अब आते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक पर। एक ऐसा राजा जिसने राठौड़ों की किस्मत बदल दी।
हम बात कर रहे हैं जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की। राव जोधा का नाम आते ही दो चीजें तुरंत याद आनी चाहिए। पहली, सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना, उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी बनाया। और दूसरी, इसी शहर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण। ये वही किला है जिसकी नींव लोकदेवी करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। ये दोनों ही फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जोधपुर शहर और किला तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी तो जरूरी था, और राव जोधा इसमें भी माहिर थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया। इससे साबित हो गया कि वो सिर्फ एक निर्माता नहीं बल्कि एक ताकतवर शासक भी हैं। इसी समय उनकी रानी जज़्मा दे ने रानी सर तालाब भी बनवाया था। देखिए, राव जोधा कितने बड़े शासक थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जाने माने इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उन्हें क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राव जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। मतलब उनसे पहले भी राजा हुए, लेकिन असली शक्तिशाली शासक ओझा जी के अनुसार राव जोधा ही थे। राव जोधा ने सिर्फ जोधपुर ही नहीं बसाया, बल्कि अपनी विरासत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने किले में चामुंडा माता और नागणेची माता के मंदिर बनवाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बेटों ने भी अपने पिता का नाम रोशन किया। बेटे बीका ने बीकानेर बसाया और दूधा ने मेड़ता। यानी राठौड़ वंश की शाखाएं अब और फैल रही थीं। मालदेव के परिचय से जानते हैं कि वो कौन थे और गद्दी पर कैसे बैठे। अच्छा, तो देखिए, इनके पिता का नाम था राव गंगा और इनकी माता थी पद्मा कुमारी, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी। एक खास बात यह है कि राजा बनने से पहले ही, जब वो युवराज थे, तब इन्होंने खानवा के युद्ध में हिस्सा लिया था। इससे पता चलता है कि वो शुरू से ही काफी काबिल थे। लेकिन एक बात और है जो याद रखनी जरूरी है। मालदेव अपने पिता राव गांगा की हत्या करके मारवाड़ के शासक बने थे। इसीलिए इन्हीं मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। अब देखिए, जब इनका राजतिलक हुआ तो कहाँ हुआ? सोजत में, जो पाली में है। और उस वक्त आप यकीन करेंगे, इनके पास सिर्फ दो ही परगने थे, एक तो जोधपुर और दूसरा सोजत। बस यहीं से कहानी शुरू होती है एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने की। तो अब हम बात करेंगे मालदेव के साम्राज्य विस्तार की। ये उनके शासनकाल का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखते हैं कि कैसे दो परगनों से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये नंबर देखिए जरा, 52। जी हां, राव मालदेव ने अपने पूरे जीवन में कुल 52 युद्ध लड़े थे। ये नंबर ही काफी है उनकी ताकत और उनकी सोच को बताने के लिए। और इन 52 युद्धों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि उन्होंने कुल 58 परगने जीत लिए। सोचिए, शुरुआत की थी सिर्फ 2 परगनों से और पहुंच गए 58 तक। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। अगर हम उनकी कुछ बड़ी जीतों की बात करें तो देखिए, पोखरण को जैसलमेर के भाटियों से जीता, बिलाड़ा को सिरवियों से लिया, सिवाड़ा को डूंगर सिंह से, रायपुर और भाद्राझूण को वीरा सिंधल से, नागौर को दौलत खां से और जालोर को सिकंदर खां से जीता। एक के बाद एक इन जीतों ने ही मालदेव को पूरे उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर राजाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अब आते हैं उन 2 लड़ाइयों पर जो मालदेव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां थीं, पाहेबा का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध। इन दोनों युद्धों ने न सिर्फ मारवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान का इतिहास बदल कर रख दिया। तो पहले बात करते हैं पाहेबा के युद्ध की, जो 1541 में हुआ था। ये लड़ाई थी मालदेव और बीकानेर के राजा जैतसी के बीच। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि जैतसी लड़ते लड़ते मारे गए और मालदेव की एक बड़ी जीत हुई। जीत के बाद जाहिर है बीकानेर पर मालदेव का कब्जा हो गया और उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सेनापति कुंपा को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस जीत के कुछ ऐसे नतीजे निकले जो बहुत दूर तक गए। जो राजा जैतसी मारे गए थे, उनके बेटे थे कल्याणमल, और एक और राजा थे वीरमदेव, जिन्हें मालदेव ने मेड़ता से निकाल दिया था। ये दोनों, कल्याणमल और वीरमदेव, मदद मांगने के लिए किसके पास गए? शेर शाह सूरी के पास। और बस यहीं से गिरी सुमेल के युद्ध की जमीन तैयार हो गई। चलिए अब देखते हैं कि मालदेव के रिश्ते उस समय के 2 बड़े बादशाहों हुमायूं और शेर शाह सूरी के साथ कैसे थे।
ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब शेरशाह सूरी से हार कर हुमायूं इधर उधर भटक रहा था तो उसने जोगी तीर्थ नाम की जगह से मालदेव को मदद के लिए अपने 3 दूत भेजे, अतका खां, मीर समंद और रायमल सुनी। मालदेव ने मदद के लिए हां भी कर दी। उन्होंने वादा किया कि वो हुमायूं को बीकानेर का इलाका और सैनिक भी देंगे। लेकिन हुमायूं को मालदेव पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो डर गया और सिंध की तरफ निकल गया। अगर उस दिन हुमायूं भरोसा कर लेता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। और अब वो युद्ध जिसकी वजह से मारवाड़ का इतिहास हमेशा के लिए याद किया जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध। तारीख याद रखिएगा, 5 जनवरी 1544। एक तरफ थे राव मालदेव अपने 2 सबसे बहादुर सेनापतियों जैता और कुंपा के साथ, और दूसरी तरफ कौन था? दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अकेला नहीं था, उसके साथ थे मालदेव के दुश्मन बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव। अब इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने सीधे सीधे लड़ने के बजाय एक चाल चली। उसने क्या किया? उसने नकली चिट्ठियां लिखवाकर मालदेव के कैंप में फेंकवा दी, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि जैता और कुंपा उससे मिले हुए हैं। मालदेव इस धोखे में आ गए और उन्हें अपने ही सेनापतियों पर शक हो गया। वो गुस्से में युद्ध का मैदान छोड़कर जोधपुर वापस चले गए। लेकिन जैता और कुंपा, उन्होंने कहा कि हम पर लगा ये दाग धोकर ही रहेंगे, और उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ ही शेरशाह की विशाल सेना से लोहा लिया। जैता और कुंपा इतनी बहादुरी से लड़े कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि शेरशाह सूरी युद्ध हार जाएगा। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो जीता, और इसी जीत के बाद उसने वो मशहूर लाइन कही जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब मारवाड़ की छोटी सी रियासत के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत हारने वाला था। ये लाइन राजपूतों की बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो युद्ध के बाद क्या हुआ? शेरशाह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और ख्वास खान नाम के अपने आदमी को वहां का राजकाज सौंप दिया। मालदेव कहाँ गए? वो सिवाना के किले में चले गए। याद रखिएगा, सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणास्थली भी कहते हैं। पर मालदेव चुप बैठने वालों में से नहीं थे। जैसे ही मौका मिला उन्होंने वापस हमला किया और कुछ ही समय बाद जोधपुर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। तो ये तो थी युद्ध और राजनीति की बातें। चलिए अब जरा मालदेव के व्यक्तिगत जीवन, उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने क्या क्या बनवाया, इस पर भी एक नजर डालते हैं। मालदेव की एक रानी थी, उमादे। वो जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की बेटी थी। इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से बहुत मशहूर हैं। हुआ ये कि शादी की पहली रात ही भारमली नाम की एक दासी की वजह से वो मालदेव से इतनी नाराज हुईं कि फिर पूरी जिंदगी उनसे रूठी ही रहीं। उन्होंने अपना बाकी का जीवन अजमेर के तारागढ़ किले में और केलवा में बिताया, लेकिन वापस मालदेव के पास नहीं गई। मालदेव सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो कला और साहित्य को भी बहुत मानते थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे आशानंद जी, जिन्होंने उमादे भटियाणी रा कवित और बाघा भारमली रा दुहा जैसी किताबें लिखी। एक और बहुत बड़े विद्वान थे ईसरदास जी। उनकी लिखी हुई हाला झालारी कुंडालिया, देवयान और हरिरस बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं उनके निर्माण कार्यों की। उन्होंने जोधपुर शहर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार यानी परकोटा बनवाया। इसके अलावा सोजत, पोकरण, रियां और मेड़ता में किले भी बनवाए। उनकी एक और रानी थी, स्वरूप दे। उन्होंने जोधपुर में एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है स्वरूप सागर तालाब, जिसे लोग बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। चलिए, अब हम अपने इस टॉपिक के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम देखेंगे कि मालदेव को कौन कौन सी उपाधियां मिली और उन्होंने अपने बाद राजा किसे बनाया, जो उनका एक बहुत ही बड़ा फैसला था। अपनी ताकत और रुतबे की वजह से मालदेव को हिंदू बादशाह कहा जाता था, और जो फारसी इतिहासकार थे जैसे अबुल फजल और निजामुद्दीन, उन्होंने मालदेव को एक खास नाम दिया, हशमत वाला राजा। हशमत का मतलब होता है बहुत शान चौकत वाला, वैभवशाली, शक्तिशाली राजा। ये दोनों उपाधियां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और आखिर में मालदेव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मारवाड़ के आने वाले कल को पूरी तरह बदल दिया।
उन्होंने अपने बड़े बेटों राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और इसी एक फैसले की वजह से मारवाड़ में भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं राव चंद्रसेन से, मारवाड़ के वो शासक जिन्होंने मुगल सत्ता के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का रास्ता चुना। अब देखिए, चंद्रसेन की दिक्कत सिर्फ मुगलों से नहीं थी, उनके अपने भाई भी उनके खिलाफ थे। उन्होंने अपने भाइयों राम और उदय सिंह दोनों को लड़ाई में हराया। लेकिन यही जो घर की लड़ाई थी ना, ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गई। हुआ ये कि जो भाई हार गया था राम, वो सीधा अकबर के पास मदद मांगने पहुंच गया। और अकबर तो ऐसे ही मौकों की तलाश में था। उसने तुरंत 1564 में अपनी सेना भेजकर जोधपुर पर कब्जा कर लिया। नतीजा, चंद्रसेन को अपना ही घर छोड़कर भादरा जून में शरण लेनी पड़ी। फिर आया साल 1570 और लगा नागौर दरबार। ये दरबार आप समझिए एक पॉलिटिकल चेस का गेम था। चंद्रसेन वहां गए तो सही, लेकिन उन्हें वहां जाकर यह एहसास हो गया कि अकबर का झुकाव तो उनके दुश्मन भाई उदय सिंह की तरफ है। तो भाई अपने स्वाभिमान को चुनते हुए वो अकबर से मिले बिना ही दरबार से वापस आ गए। अब ये तो अकबर के लिए खुली चुनौती थी और अकबर ने इसका जवाब दिया सीधा हमले से। पहले भादराजून पर अटैक किया और फिर सिवाना पर। लेकिन चंद्रसेन का हौसला कहां टूटने वाला था। अपनी सेना को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने पोखरण का किला तक बेच दिया, सोचिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल सेनापति जलाल खान को भी मार गिराया। मतलब उनका पूरा जीवन ही संघर्ष करते हुए बीता। और आखिर में 1581 में सारण की पहाड़ियों में इस महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली। तो अगर चंद्रसेन के जीवन की एक लाइन में बात की जाए तो वो ये है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। वो मारवाड़ की आज़ादी के सिंबल बनकर जिए और मरे। और उनके इसी जबरदस्त संघर्ष की वजह से इतिहास ने उन्हें कुछ खास टाइटल्स यानी उपाधियां दी। पहली, मारवाड़ का प्रताप। क्यों? क्योंकि उनका रास्ता भी महाराणा प्रताप की तरह ही मुश्किलों भरा था। दूसरी, प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी मतलब रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि उन्होंने यह संघर्ष प्रताप से भी पहले शुरू कर दिया था। और तीसरी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। यह उपाधि हमें याद दिलाती है कि इतिहास ने शायद उन्हें वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। अच्छा, अब बात करते हैं उस नागौर दरबार की जिसका जिक्र अभी आया था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने राजस्थान की पूरी पॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो किस नाम पर? अकाल राहत कार्य के नाम पर। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो ये था कि हम अकाल पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली मकसद कुछ और ही था। असल में अकबर चाहता था कि राजस्थान के सारे राजा उसकी ताकत के आगे झुक जाएं। ये डिप्लोमेसी का एक जबरदस्त उदाहरण था। दिखाया कुछ और किया कुछ और हुआ भी वही जो अकबर चाहता था। उसकी ये चाल एकदम कामयाब रही। लाइन लगाकर बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राज और तो और चंद्रसेन के अपने भाई उदय सिंह जैसे कई बड़े बड़े राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये अकबर के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी। इस दरबार के बाद अकबर ने दो बड़े काम किए अपनी छाप छोड़ने के लिए। पहला, उसने नागौर में शुक्र तालाब बनवाया और दूसरा, जोधपुर पर अपना कंट्रोल पक्का करने के लिए बीकानेर के राय सिंह को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बना दिया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की। इनके आने के साथ ही मारवाड़ का जो विरोध वाला दौर था वो खत्म हुआ और मुगलों के साथ दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और यहीं पर इतिहास एक बहुत बड़ा टर्न लेता है। देखिए, जहां चंद्रसेन ने लड़ने का रास्ता चुना, वहीं उनके बाद मोटा राजा उदय सिंह ने समझौते का रास्ता अपनाया। और यह आपके एग्जाम का सीधा सीधा सवाल है, इसको याद रखिएगा। मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह।
उदय सिंह ने इस नई दोस्ती को और भी पक्का करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी बेटी मानीबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शादी जहांगीर से कर दी। और ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हीं के बेटे थे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बने। मानीबाई को जगत गोंसाई का शाही टाइटल भी मिला था। चलिए अब एक और वीर योद्धा की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कल्ला रायमलोत की, जो सिवाड़ा के दूसरे साके के हीरो थे। तो हुआ ये कि 1589 में अकबर की सेना ने सिवाड़ा के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तब वहां हुआ इतिहास का दूसरा साका। जब लगा कि अब जीतना नामुमकिन है, तो राजपूतों ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। पुरुषों ने कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया पहना और दुश्मन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और किले के अंदर भान कंवर के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। कल्ला रायमलोत की इस बहादुरी से बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उनके मरसिये लिखे। अब आप पूछेंगे कि ये मरसिये क्या होते हैं? तो देखिए, ये वो कविता या दोहे होते हैं जो किसी वीर योद्धा की मौत के बाद उसकी बहादुरी की तारीफ में लिखे जाते हैं। ओके, तो कहानी में अब और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं महाराजा गज सिंह से। ये एक ऐसे शासक थे जिनका मुगल दरबार में तो बड़ा रुतबा था, लेकिन उनके खुद के दरबार में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। जहांगीर जो था, वो गज सिंह की मिलिट्री स्किल से इतना इम्प्रेस था कि उसने उन्हें दलथम्भन का टाइटल दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेना को रोकने वाला या सेना का खंबा। और ये मुगल बादशाह की तरफ से मिला हुआ एक बहुत बड़ा सम्मान था। अब गज सिंह के राज का जो अंत हुआ ना, वो एक फैमिली ड्रामे के साथ हुआ। देखिए, नियम के हिसाब से तो गद्दी बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कुछ और। कहते हैं कि अपनी एक प्रेमिका अनारा बेगम के असर में आकर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बना दिया। और बहादुर अमर सिंह को क्या मिला? बस नागौर की एक छोटी सी जागीर देकर उन्हें जोधपुर से दूर भेज दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीर अमर सिंह राठौर से। अब इनके बारे में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, वो ये है कि ये नागौर के शासक थे। वैसे तो ये जोधपुर के राजा गज सिंह के बड़े बेटे थे, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा तेज तर्रार और आजाद किस्म का था। इसी वजह से इन्हें जोधपुर का राज्य तो नहीं मिला, पर नागौर की जागीर मिली। अब एक बहुत ही मजेदार और मशहूर घटना की बात करते हैं, मतीरे री राड़। राड़ का मतलब होता है लड़ाई, और ये हुई थी 1644 में। सोचकर देखिए, एक तरबूज, जी हां, एक तरबूज की बेल के पीछे दो राज्यों में लड़ाई हो गई। एक तरफ थे नागौर के अमर सिंह और दूसरी तरफ बीकानेर के कर्ण सिंह। हुआ यूं कि तरबूज की बेल तो लगी थी बीकानेर के खेत में, पर उसका फल जाकर लगा नागौर की सीमा में। बस इसी बात पर जंग छिड़ गई और आखिर में हुआ ये कि कर्ण सिंह जीत गए और अमर सिंह की हार हुई। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जो परीक्षा में सीधा सीधा आ सकता है। सवाल ये होगा कि भाई इस मतीरेरी राड़ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसका जवाब एकदम याद कर लीजिए। ये जानकारी मिलती है काशी छंगाणी की किताब छत्रपति रासो से। जैसा कि मैंने बताया, अमर सिंह अपने स्वाभिमान और गुस्से के लिए बहुत मशहूर थे, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला शाहजहां के दरबार में। हुआ ये कि दरबार में मीर बख्शी सलावत खां ने उन्हें गवार कह दिया। बस अमर सिंह को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कटार निकाली और भरे दरबार में सलावत खां को वहीं ढेर कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। लेकिन इस घटना के बाद उन्हीं के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। भरे दरबार में अपनी कटार से इस तरह इंसाफ करने की वजह से और कटार चलाने में उनकी जो महारत थी, उसके कारण अमर सिंह राठौड़ को एक उपाधि दी गई, कटार का धनी। इसका मतलब होता है कटार का मालिक या स्वामी। और हाँ, ये उपाधियां परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, तो इसे जरूर याद रखना है। अच्छा, अब उनकी विरासत की बात कर लेते हैं। पहली चीज, नागौर में आज भी उनकी 16 खम्भों वाली एक बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है। दूसरी चीज,
और ये काफी दिलचस्प है। आगरा के किले का एक दरवाजा है, बुखारा दरवाजा, उसे आज अमर सिंह दरवाजा कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी मौत के बाद शाहजहां ने गुस्से में इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। फिर बहुत सालों बाद 1809 में एक अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने इसे दोबारा खुलवाया। चलिए अब अमर सिंह राठौड़ के बाद आगे बढ़ते हैं मारवाड़ के दूसरे महान शासक महाराजा जसवंत सिंह की तरफ। इनका शासनकाल था 1638 से 1678 तक, और इनका जो पूरा दौर था ना, वो मुगलों के बीच चल रही गद्दी की लड़ाई से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, जिसमें इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इनके समय का एक बहुत ही बड़ा युद्ध है धर्मत का युद्ध, जो 1658 में हुआ। ये लड़ाई असल में शाहजहां के बेटों के बीच गद्दी के लिए थी। एक तरफ था शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, जिसका साथ दे रहे थे जसवंत सिंह और कासिम खां, क्योंकि वही असली वारिस था। और दूसरी तरफ थे उसके बागी भाई औरंगजेब और मुराद। लेकिन इस युद्ध में एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। दारा शिकोह का जो सेनापति था कासिम खां, वो ऐन मौके पर औरंगजेब से जा मिला। इस धोखे की वजह से जसवंत सिंह की सेना कमजोर पड़ गई, वो बुरी तरह घायल हुए और उन्हें जोधपुर लौटना पड़ा। पर कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। जब वो घायल होकर जोधपुर पहुंचे तो उनकी रानी हाडी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे ही बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि राजपूत या तो जीत कर लौटता है या रणभूमि में मरता है, हार कर नहीं। ये राजपूती शान का एक जबरदस्त किस्सा है। बाद में जब औरंगजेब बादशाह बना तो वो जसवंत सिंह की ताकत को अच्छे से जानता था। तो उसने क्या किया? उसने उन्हें दिल्ली से दूर रखने के लिए अलग अलग मिशन पर भेजना शुरू कर दिया। जैसे 1662 में उन्हें दक्षिण भारत भेजा, फिर 1673 में उन्हें काबुल का गवर्नर बना दिया, और आखिर में 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब जसवंत सिंह की मौत की खबर औरंगजेब को मिली तो उसने एक बहुत मशहूर बात कही, आज कूफ का दरवाज़ा टूट गया। अब ये कूफ क्या है? कूफ का मतलब होता है धर्म का विरोध। तो औरंगजेब के कहने का मतलब ये था कि आज मेरी धार्मिक नीतियों का विरोध करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरंगजेब के लिए जसवंत सिंह कितनी बड़ी चुनौती थे। लेकिन जसवंत सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो साहित्य और कला के भी बहुत बड़े जानकार और संरक्षक थे। तो चलिए अब उनके इसी सांस्कृतिक योगदान को देखते हैं, जहां से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। उन्होंने खुद भी कई किताबें लिखीं। ये 4 नाम तो एकदम रट लेने हैं: आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांतसार। इनमें से भी जो भाषाभूषण है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। ये भी याद रखिएगा कि ये किताब अलंकारों के ऊपर है और परीक्षा में इस पर अलग से सवाल आ सकता है। अब बात करते हैं जसवंत सिंह के दरबारी विद्वानों की। उनके दरबार में भी एक से बढ़कर एक विद्वान थे, और इन सब में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मोहनौत नैणसी का। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। मोहनौत नैणसी ने 2 ऐसी कमाल की किताबें लिखी जो आज भी हमारे लिए खजाना है। पहली है नैणसी री ख्यात। इसे राजस्थान की पहली ख्यात यानी पहला व्यवस्थित इतिहास भी माना जाता है। और दूसरी किताब है मारवाड़ रा परगनारी विगत। इस किताब को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आज के गजेटियर में किसी इलाके की पूरी जानकारी होती है, वैसे ही इस किताब में उस जमाने के मारवाड़ के हर परगने, हर गांव की पूरी डिटेल है। नैणसी के इसी जबरदस्त काम को देखकर मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि दी, राजपुताने का अबुल फजल। अब ये क्यों कहा? क्योंकि जैसा काम अकबर के लिए अबुल फजल ने किया था, वैसा ही काम नैणसी ने राजपुताना के इतिहास के लिए किया। ये उपाधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, नैणसी के अलावा 2 और विद्वानों के नाम और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहले हैं नरहरि दास, जिनकी रचना है अवतार चरित्र, और दूसरे हैं कवि नवीन, जिनकी रचना है नेह निधान। ये टेबल आपकी मदद करेगी इसे याद रखने में। तो चलिए अब आखिर में जसवंत सिंह के समय में हुए कुछ और जरूरी निर्माण कार्यों पर भी नजर डाल लेते हैं।
देखिए, उन्होंने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नाम का एक नगर बसाया। इसके अलावा जोधपुर में अनार के बगीचे भी लगवाए। यही नहीं, उनकी रानियों ने भी निर्माण करवाए। जैसे रानी जसवंत दे ने राई का बाग महल बनवाया और एक और रानी अतिरंग दे ने जानसादर तालाब बनवाया, जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और पूरे राज्य पर एक अनिश्चितता का बादल मंडरा रहा था। और इस पूरे संकट के केंद्र में थे उनके बेटे, जिनके कंधों पर मारवाड़ का भविष्य टिका था। और यहीं से उस लंबे संघर्ष की नींव पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं जसवंत सिंह के बहुत ही वीर बेटे पृथ्वी सिंह की। उनकी बहादुरी के चर्चे इतने थे कि कहा जाता है कि उन्होंने एक शेर से भी लड़ाई की थी। लेकिन आप देखिए, उनकी यही बहादुरी उनकी दुश्मन बन गई। मुगल बादशाह औरंगजेब उनकी इस बढ़ती हुई ताकत से डर गया, इतना डर गया कि उसने एक साजिश रची और उन्हें जहरीले कपड़े भेजकर मरवा दिया। ये मारवाड़ के भविष्य पर पहला और सीधा हमला था। पृथ्वी सिंह के बाद अब मारवाड़ के वारिस के तौर पर 2 मासूम राजकुमार बचे थे, अजीत सिंह और दलथंभन। दोनों ही अभी बहुत छोटे थे। औरंगजेब ने सोचा, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। उसने फौरन इन दोनों राजकुमारों को दिल्ली में रूप सिंह राठौर की हवेली में कैद यानी नजरबंद कर दिया। इस एक कदम ने मारवाड़ के आत्मसम्मान को सीधी चुनौती दी और यहीं से वो संघर्ष शुरू हुआ जो अगले 30 सालों तक चलने वाला था। तो अब आता है कहानी का सबसे मुख्य हिस्सा, अजीत सिंह का संघर्ष। ये मारवाड़ के भविष्य को बचाने की कहानी है। एक छोटे से राजकुमार को मुगलों की कैद से छुड़ाकर वापस लाने की कहानी। अब ये काम तो लगभग नामुमकिन लग रहा था, है ना? लेकिन मारवाड़ के कुछ जांबाज और वफादार लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाई। दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गौराधाई जैसे वीरों ने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की और नन्हे अजीत सिंह को दिल्ली के कड़े पहरे से निकालकर सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाया। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, एक बहुत ही साहसी और खतरनाक बचाव अभियान। इस बचाव के काम में एक महिला का योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है, मारवाड़ की पन्नाधा। जी हां, ये उपाधि दी गई थी गौराधाई को। उन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मेवाड़ की महान पन्नाधाई ने अपने राजकुमार को बचाया था, ठीक वैसे ही गौरा ने भी अपने राजकुमार की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था। उनका त्याग इतना महान है कि मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और जोधपुर में बनी उनकी छतरी आज भी उनके बलिदान की कहानी हमें याद दिलाती है। देखिए, अजीत सिंह को दिल्ली से निकालना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौती तो अब थी उन्हें जिंदा रखने की। इसलिए उन्हें सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर मुकुंद दास खींची की कड़ी निगरानी में गुप्त रूप से रखा गया। और इस मुश्किल समय में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का समर्थन एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आया, जिसने इस संघर्ष को एक नई उम्मीद दी। जब औरंगजेब को पता चला कि असली अजीत सिंह तो भाग निकला है, तो सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। गुस्से में तो था ही, पर वो एक चालाक शासक था। उसने एक नई राजनीतिक चाल चली। उसने एक दूसरे बच्चे को नकली अजीत सिंह बनाकर सबके सामने पेश कर दिया। उसका इस्लामी नाम मुहम्मदी राज रखा और उसे अपनी बेटी ज़ैबुन्निसा को सौंप दिया। ये मारवाड़ पर अपना हक बनाए रखने की एक सोची समझी साजिश थी। ये पूरा संघर्ष सिर्फ लुका छिपी का खेल नहीं था, इसमें बड़े बड़े युद्ध भी हुए और उनमें सबसे अहम था देबारी का युद्ध, जो इस 30 साल के संघर्ष का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो साल था 1680। जगह थी उदयपुर के पास देबारी। यहां पर एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ और मारवाड़ की मिलीजुली सेना ने मुगलों को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से औरंगजेब की विशाल सेना के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार सिर्फ सैनिक हार नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक भी थी, क्योंकि इसी दौरान मुगल सेना ने उदयपुर के मशहूर जगदीश मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था।
युद्ध के मैदान में हारने के बाद दुर्गादास राठौड़ ने तलवार की जगह दिमाग से काम लिया और उन्होंने जो दाव खेला ना, उसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। ये एक असली मास्टर स्ट्रोक था। दुर्गादास की शानदार कूटनीति के कारण औरंगजेब का अपना बेटा शहजादा अकबर ही अपने पिता के खिलाफ हो गया। और बात यहीं नहीं रुकी। 1 जनवरी 1681 को नाडोल में राजपूतों ने मिलकर अकबर को ही नया मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब जब अकबर का विद्रोह फेल हो गया और उसे दक्कन की तरफ भागना पड़ा, तो सोचिए उसने अपने बच्चों बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को किसकी सुरक्षा में छोड़ा? अपने सबसे बड़े दुश्मन दुर्गादास राठौड़ के पास। ये दिखाता है कि दुर्गादास के चरित्र पर दुश्मन को भी कितना अटूट विश्वास था, और दुर्गादास ने भी इस विश्वास को पूरी तरह निभाया। उन्होंने दुश्मन के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, उन्हें इस्लामी तालीम भी दी, जो उनके महान राजपूत धर्म और चरित्र का सबूत है। और बाद में जब सही समय आया तो ईश्वरदास नागर के जरिए उन बच्चों को सुरक्षित वापस औरंगजेब को सौंप दिया। 30 साल, पूरे 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब अजीत सिंह को उनका राज्य वापस मिला। लेकिन उनके शासनकाल की कहानी में जीत के साथ साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी शामिल था। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए 1708 में हुए दिबारी समझौते के बाद अजीत सिंह ने आखिरकार अपनी पैतृक राजधानी जोधपुर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां मौजूद मुगल सेनापति जफर कुली को हराकर मारवाड़ की धरती से मुगल शासन को खत्म कर दिया। लेकिन सत्ता में आते ही अजीत सिंह ने इतिहास का शायद सबसे बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने उसी वीर दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निकाल दिया, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 30 कीमती साल सिर्फ उन्हें राजा बनाने के लिए लगा दिए थे। सोच कर देखिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अजीत सिंह का पूरा शासनकाल ही ऐसी विडंबनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी इंद्रकंवर की शादी मुगल बादशाह फरुखसियर से की, और ये किसी हिंदू राजकुमारी की किसी मुगल बादशाह से आखिरी ऐतिहासिक शादी थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने सबसे बड़े रक्षक को धोखा दिया, उसी तरह उनका अंत भी धोखे से ही हुआ। उनकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे बख्त सिंह ने कर दी। इस पूरी कहानी का, इस 30 साल के संघर्ष का अगर कोई एक असली नायक था तो वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो चलिए अब उनकी विरासत और उनके बारे में वो जरूरी बातें जानते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर के सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आस्करण और माता का नाम नेतकंवर था, और उनके पिता ने उन्हें कौन सी जागीर दी थी? लूणेवा की जागीर। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस एक नंबर को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 30। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के खिलाफ पूरे 30 वर्षों तक, यानी 1678 से 1708 तक संघर्ष किया, और इसी को राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। जिस मारवाड़ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी मारवाड़ से निकाले जाने के बाद दुर्गादास ने मेवाड़ में शरण ली। वहां के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उनकी महानता को पहचाना और उन्हें पूरे सम्मान के साथ रामपुरा का हाकिम बनाया। इस महान योद्धा ने अपना आखिरी समय उज्जैन में बिताया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बनी उनकी छतरी उनकी निस्वार्थ स्वामी भक्ति की कहानी कहती है। उनकी जबरदस्त बहादुरी, कूटनीति और वफादारी के कारण इतिहासकारों ने उन्हें कई उपाधियों से सम्मानित किया है। ये उपाधियां परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसीज कहा, जो उनकी बुद्धि और धैर्य को दिखाता है। उन्हें राजपुताने का गैरिबाल्डी भी कहा जाता है, और शायद सबसे सुंदर उपाधि है मारवाड़ का अणबिंधिया मोती, यानी एक ऐसा अनमोल मोती जिसे न कोई भेज सका और न कोई खरीद सका। ये उपाधियां उनके महान चरित्र को दर्शाती हैं और परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें जरूर याद रखिएगा। एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर ये मशहूर खेजड़ेली घटना और जोधपुर का वो विशाल महामंदिर ये किन शासकों के समय बने?
असल में ये दोनों घटनाएं ही इन दो शासकों की सबसे बड़ी पहचान है। तो आइए एक एक करके इनकी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभय सिंह की। इनका जो शासनकाल था वो 1724 से 1749 ईस्वी तक का था, और इनके नाम के साथ जो सबसे बड़ी घटना जुड़ी हुई है वो है खेजड़ली की घटना। अच्छा, तो खेजड़ली की घटना से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में आते हैं। पहली बात, तारीख 12 सितंबर 1730। इसी दिन अमृता देवी विश्नोई जी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये बलिदान इतना बड़ा था कि आज भी इनकी याद में पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल खेजड़ली में एक वृक्ष मेला भी लगता है। चलिए अब अभय सिंह के शासन के एक दूसरे पहलू को देखते हैं। देखिए, हर बड़े राजा की तरह इनके दरबार में भी कई महान विद्वान हुआ करते थे, और उनकी रचनाएं उस जमाने की कहानी बताती हैं। तो ये हैं अभय सिंह के दरबारी विद्वान। कर्णीदान ने लिखा सूरज प्रकाश। वीर भाण की रचना है राजरूपक। खेतसी सांधु ने लिखा भाषा भारत, जो कि असल में महाभारत का डेंगल भाषा में अनुवाद है। और फिर हैं जगजीवन भट्ट, जिन्होंने अजीतोदय और अभ्योदय लिखे। ये नाम और इनकी रचनाएं ये मैच द कॉलम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक बहुत ही जरूरी बात, जो कर्णीदान की सूरज प्रकाश और वीर भाण की राजरूपक हैं, ये सिर्फ कविता या कहानियां नहीं हैं। इनसे हमें अभय सिंह के समय हुए एक बहुत बड़े युद्ध, अहमदाबाद युद्ध के बारे में सारी जानकारी मिलती है। और इन्हीं किताबों से हमें यह भी पता चलता है कि उस युद्ध में हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के सर बुलंद खान को हराया था। ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब अभय सिंह के बाद बात करते हैं हमारे अगले शासक मान सिंह की। इनका समय था 1803 से 1843 ईस्वी तक का। आइए पहले इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। मान सिंह की कहानी तो एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। जब वो जालौर में थे तो देवनाथ नाम के एक गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह राजा बनेंगे, और जब ये बात सच हो गई तो मान सिंह ने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में प्रसिद्ध महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक नजर डालते हैं मान सिंह के कुछ और जरूरी कामों पर, जिनसे एक शासक के तौर पर उनकी पहचान और भी ज्यादा मजबूत होती है। मान सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो खुद भी एक विद्वान थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय के ऊपर नाथ चरित्र नाम की एक किताब लिखी, और साथ ही ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नाम से एक लाइब्रेरी भी बनवाई। उनकी जो धार्मिक आस्था थी वो इतनी गहरी थी कि लोगों ने उन्हें एक खास नाम दे दिया, मारवाड़ का सन्यासी राजा। ये उपाधि अपने आप में ही उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। और ये जो धर्म कर्म का माहौल था, ये सिर्फ राजा तक ही नहीं था। उनकी रानी प्रताप कुंवरी ने भी जोधपुर में 3 मंदिर बनवाए थे। अब आते हैं मान सिंह के शासन के एक बहुत ही अहम राजनीतिक हिस्से पर, और वो है उनका अंग्रेजों के साथ रिश्ता, जो कह सकते हैं काफी दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी कहानी समझ आ जाएगी। 1818 में वो अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, लेकिन फिर देखिए ठीक 9 साल बाद 1827 में वो अंग्रेजों के ही दुश्मन नागपुर के आपा साहेब भोंसले को अपने आप पनाह दे देते हैं। और 1832 में तो उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में जाने से ही मना कर दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि वो कितने दिलेर और स्वतंत्र सोच वाले राजा थे। और आखिर में हम बात करेंगे मान सिंह के दरबारी विद्वानों की। इनके दरबार में भी एक से बढ़कर एक विद्वान थे, जिन्होंने साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया। मान सिंह के दरबार का सबसे बड़ा नाम थे कविराजा बांकीदास जी। उन्होंने बांकीदास श्री ख्यात, मानजसो मंडन, कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी बहुत कुछ लिखा। पर उनका जो सबसे मशहूर काम है वो था एक गीत, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने इस गीत में उन राजाओं की खुलेआम आलोचना की जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।
ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। बाकीदास जी के अलावा एक और विद्वान का नाम याद रखना जरूरी है। वो हैं मंचाराम, और उनकी रचना का नाम था रघुनाथ रूपक। तो ये थे मारवाड़ के शासक अभय सिंह और मान सिंह से जुड़े वो सारे जरूरी पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर करेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हें दोहराते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।